हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारा 15 लेक्चर है बेटा। हम एटम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। तो अभी तक जो हमने देखा, जो क्लासिकल फिजिक्स थी बेटा, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन को तो जस्टिफाई कर पा रही थी, बट माइक्रोस्कोपिक को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपना बोहर मॉडल फेल हो गया, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो अब देखो ध्यान से, क्लासिकल फिजिक्स भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी माइक्रोस्कोपिक को, तो इसलिए साइंस को एक नई फील्ड की जरूरत पड़ी बेटा, जिस फील्ड को हम क्वांटम फिजिक्स का नाम देते हैं। तो यानी कि हमारा जो टॉपिक है, नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए थी, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर रही थी, वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं कर रही थी, प्लस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी। तो इन सब के लिए एक नई मैकेनिक्स बनाएगी, एक नई ब्रांच बनाएगी फिजिक्स की, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया गया बेटा। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो मेनली अरविंद स्क्रोडिंजर के नेम से जानी जाती है। अरविंद स्क्रोडिंजर ने ही क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया था। इन्होंने एक इक्वेशन दी थी बेटा, ये बिल्कुल न्यू इक्वेशन है 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए। मैं इक्वेशन को बोल के सुना रहा हूँ, करली स्क्वेयर साई करली डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वेयर। ये करली होता है बेटा, जैसे डिफरेंशिएशन होता है ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन एक करली वर्ड यूज करते हैं। तो करली स्क्वेयर साई, ये साई है, डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई डिवाइड बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई डिवाइड बाई करली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम डिवाइड बाई एच स्क्वेयर इंटू में ई माइनस वी इंटू में साई इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, हम इसको स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशन बेटा हार्ट ऑफ क्वांटम होती है, क्वांटम मैकेनिक्स की हार्ट होती है बिल्कुल। ये इसी इक्वेशन के बेस पे क्वांटम मैकेनिक्स चलती है, जो आप हायर क्लासेस में ज़्यादा डिस्कस करोगे। यहाँ हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, तो आगे देखेंगे। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ जो एच कैप है बेटा, इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। एच कैप को क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। उसके बाद एच कैप की जो वैल्यू होती है बेटा, वो माइनस एच स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर एम डेल स्क्वेयर, ये डेल है बेटा, डेल, और प्लस में वी। ये जो डेल स्क्वेयर होता है, इसकी वैल्यू होती है करली स्क्वेयर डिवाइड बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर डिवाइड बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर डिवाइड बाई करली जेड स्क्वेयर। और इस डेल को हम लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये तो बात थी इक्वेशन की। इस इक्वेशन में एक साई आया बेटा, साई। अगर हम बात करें साई की, तो देखेंगे ध्यान से, द वेव फंक्शन साई। साई क्या है? वेव फंक्शन है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। बेटा साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। बट जो साई स्क्वेयर होता है, जब हम साई स्क्वेयर की बात करते हैं, साई स्क्वेयर एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। यानी कि जो साई स्क्वेयर है वो हमें क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशन स्पेस में। देखो अब 3 डायमेंशंस की बात आ गई। पहले सारे के सारे जो एटम को डिस्क्राइब कर रहे थे वो 2 डायमेंशंस में कर रहे थे। बोहर मॉडल भी 2 डायमेंशंस में बता रहा था कि फिक्स एनर्जी है, फिक्स वेलोसिटी है, फिक्स पोजीशन है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 डायमेंशंस में आप उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते तो स्क्रोडिंजर ने क्या कहा कि भैया आप एग्जैक्ट पोजिशन नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते, बट आप न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशंस रीजन निकाल सकते हो जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, यानी कि 90% के आसपास प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी वर्ड यहां यूज किया गया है। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आज आसमान में बादल है। अब आसमान में क्लाउडी वेदर है, आसमान में बादल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% बारिश होगी।
ये बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भाई बारिश हो सकती है, रेन हो सकती है, तो इट इज द प्रोबेबिलिटी टू रेनिंग, नॉट श्योर, कि श्योर नहीं है कि आप 100% प्रोबेबिलिटी होगी, 100% रेन होगी। तो यही बात अरविंद स्क्रोडिंजर ने बताई कि भैया न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशन स्पेस में एक ऐसा स्पेस है, 3 डायमेंशन एक ऐसा स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अप टू 90% है। और उस स्पेस के बारे में कौन बताता है? साई स्क्वायर। तो जो साई स्क्वायर है एट एनी पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जब हम साई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, साई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो वो बताता है कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी कितनी है, कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो 3 डायमेंशंस रीजन या 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अप टू 90% इज कॉल्ड ऑर्बिटल। उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं या ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हैं, या बेटा उसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। देखो ध्यान से, बोहर मॉडर्न ने एक वर्ड दिया था ऑर्बिट। उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन यहां एक नया वर्ड आ गया बेटा, ऑर्बिटल। ये कह रहा न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशंस ऐसा स्पेस है, 3 डायमेंशंस, ऑर्बिट 2 डायमेंशंस होता है, ऑर्बिटल 3 डायमेंशंस होता है, कि 3 डायमेंशंस एक ऐसा स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और उस 3 डायमेंशन स्पेस को हम ऑर्बिटल बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, या फिर एटॉमिक वेव फंक्शन बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर होगी बात है। तो अगर मान लो मैं वेव फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन है मैनी वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन के बेटा एक से ज्यादा वेव फंक्शन हो सकते हैं। दैट मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी कि ऑर्बिटल्स वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी न्यूक्लियस के अराउंड एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो मैं ये लाइन भी लिख देता हूं बेटा कि आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शंस। तो ये इक्वेशन आई होप आपने नोट कर ली होगी। इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन में बेटा एक से ज्यादा वेव फंक्शन हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन द एटम, देयरफॉर या हैंस देयरफॉर देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एटम। तो एक से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं बेटा एटम के अंदर। इनको शेप के अकॉर्डिंग नेम दिया जाता है, मैं आपको लिख देता हूं, आगे आएगा भी ये। एस ऑर्बिटल होता है बेटा, पी होता है, डी एफ एक्सेट्रा, ऐसे ऑर्बिटल होते हैं। ये क्यों है, एस पी डी एफ क्यों, इन सब की बात हम डिटेल में करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां तक स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया कि भैया न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशन स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यानी 90% तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम श्योर नहीं है, 100% नहीं है कि यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट एक प्रोबेबिलिटी है भी इलेक्ट्रॉन यहां आसपास में कहीं ना कहीं मिल सकता है। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे बी होती है बेटा, बी अराउंड हाइक। ये मैं एक एग्जांपल से इसको याद रखते हैं, बी अराउंड हाइक, जो मधुमक्खी का छाता होता है बेटा उसके अराउंड। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया बेटा, ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस है, 3 डायमेंशन स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, मैक्सिमम है, अप टू 90% है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, मैक्सिमम है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, 3 डायमेंशंस होता है। तो यहां तक पता चल गया। तो अब हमारे सामने एक वर्ड आ गया ऑर्बिटल, और एक वर्ड हमने पहले सुना है ऑर्बिट। तो एक बार हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस स्टडी करते हैं। एक बार आप ये सब नोट करेंगे तो अब हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस देखते हैं।
अभी हमने बेटा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ ली है, जिसमें हमने एक वेव फंक्शन पढ़ा साई, और जिसमें हमने एच बेटा प्लैंक कांस्टेंट था, ई एनर्जी और वी क्या था हमारा पोटेंशियल था। उस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से एक 3 डायमेंशन स्पेस के बारे में पता चला जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। तो देखेंगे ध्यान से, ऑर्बिट की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिट जो होता है बेटा वो बिल्कुल वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। बोर मॉडल ने बताया था कि एक सर्कुलर पाथ है वेल डिफाइंड, जिसकी रेडियाई भी फिक्स है बेटा। तो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड में। बट एक ऑर्बिटल जो होता है बेटा, एन ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशन स्पेस है बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी अप टू 90% हो सकती है मैक्सिमम, यानी 100% नहीं, 90% तक जा सकती है। ऑर्बिट बेटा प्लैनर मोशन को, इलेक्ट्रॉन के प्लैनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द प्लैनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि 2 डायमेंशंस होता है तो प्लैनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। बट ऑर्बिटल बेटा 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड 3D मूव कर रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं ऑर्बिट की बात करते हैं, ऑर्बिट बेटा वेव करैक्टर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जस्टिफाई नहीं करता है, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिट इज नॉट इन द अकॉर्डेंस विद द वेव करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये वेव करैक्टर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, बट जो ऑर्बिटल होता है बेटा इनके अकॉर्डिंग होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्बिटल इज अकॉर्डेंस विद द वेव करैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद है जो ऑर्बिट होता है बेटा वो सर्कुलर होता है, डिस्क-लाइक होता है। डिस्क-लाइक, जैसे डिस्क होती है हमारी, तो ऑर्बिटल क्या होता है, सर्कुलर या डिस्क-लाइक होता है। बट जो ऑर्बिटल होते हैं बेटा उनकी डिफरेंट शेप होती है। एस ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप होती है, पी की डिफरेंट, डी की डिफरेंट, एफ की डिफरेंट। एस सर्कुलर होता है बेटा, पी डंबल लाइक होता है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे, सभी की शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसके बाद ऑर्बिटल के अंदर कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते बेटा, ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, बट ऑर्बिटल्स में होते हैं। एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सभी ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट हम 2n² से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2n² हम लेके किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। n की वैल्यू पुट कर दो, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो n1 हो गया, सेकंड ऑर्बिट में निकालना है तो n2 हो गया, थर्ड ऑर्बिट में n3। तो ऐसे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो बेटा, चाहे वो s हो, p हो, d हो, f हो, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। तो फिलहाल तक ये है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। तो हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं, जब हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू आती है, और उस एनर्जी की वैल्यू को अगर हम कोरस्पोंड करते हैं ऑर्बिटल की एनर्जी के साथ, तो उसको हम आइजन वैल्यू बोलते हैं, या फिर आइजन फंक्शन बोलते हैं उसको। तो देखेंगे ध्यान से जो मैं लिख रहा हूं, हमने क्या देखा कि अगर हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो जो एनर्जी की वैल्यू आती है बेटा, व्हेन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सोल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हम जब उसको सोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन करने से गिवन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी आती है बेटा, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी आती है ई की, अगर हम इसको कोरस्पोंड करते हैं बेटा, दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी कोरस्पोंड टू द एनर्जी लेवल, अगर हम इसको दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी या दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी, दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी
कोरस्पोंड टू एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के साथ इसको कंपेयर या कोरस्पोंड करते हैं बेटा, द एनर्जी लेवल विच द इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन ऑक्यूपाई, वो एनर्जी लेवल विच इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्यूपाई होता है बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं, दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी आर और कॉल्ड आइजन वैल्यू। दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड आइजन वैल्यू। तो कभी कभी हमसे आइजन वैल्यू पूछ लेता है बेटा, आइजन वैल्यू क्या है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से को हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व करके जो एनर्जी की वैल्यू आती है उसको हम आइजन वैल्यू बोलते हैं बेटा, ठीक है। और जो कोरस्पोंडिंग वैल्यू अगर उसको वेव फंक्शन के साथ करें तो उसको आइजन फंक्शन बोलते हैं। तो कोरस्पोंडिंग एनर्जी वैल्यू कोरस्पोंड टू वेव फंक्शन, यानी दीज एनर्जी वैल्यू कोरस्पोंड टू वेव फंक्शन इज कॉल्ड आइजन फंक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइजन फंक्शन बोलते हैं। तो यहां तक अब हमें पता चल गया कि एटम का 3 डायमेंशंस मॉडल है, जिसके अराउंड में ऑर्बिटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। अब देखो कई छोटी छोटी बातें पता चली, वे न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ ऑर्बिट है। फिर अब पता चलेगा कि ऑर्बिटल भी है जिनकी डिफरेंट शेप है, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब क्वेश्चन आया एटम की स्ट्रक्चर है क्या। एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इन सभी स्टेटमेंट, इन सभी लॉ को कंबाइंड करके कंक्लूजन निकाला गया और उन कंक्लूजन को क्वांटम नंबर्स में डिवाइड कर दिया गया। तो अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में बेटा 4 क्वांटम्स नंबर पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। तो हम टोटल 4 क्वांटम नंबर पढ़ेंगे बेटा, जो एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कितने इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कैसे आते हैं, ये ऑर्बिटल सिस्टम क्या है, वो सारे की सारी बातें हम किसी में पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बेटा थैंक यू वेरी मच, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।